स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कब सभी अच्छे होंगे। बहुत से बच्चे थोड़ा परेशान हैं जो पेड क्लास वाले हैं। उनको मेरा यही मैसेज है, डिजिटल बोर्ड का ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़ा सा वो आया नहीं है और सबों के लिए सुविधा होगा। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो एक ऐप बनवाया है, रमेश शर्मा इंग्लिश क्लासेज। प्ले स्टोर पर जा कर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप डाउनलोड करेंगे तो लिंक भेज देंगे आपको। उसी ऐप पर क्या है, आपका क्लास होगा और जहाँ से हम लोग जहाँ तक सबका हुआ था और वहीं से हम लोग क्या है ना उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा YouTube को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जैसे आपका वर्ड है, फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका भी सीरीज जो है इस पर हम चलाएंगे। जो मैंने कहा था कि रूट वर्ड है, प्रेफिक्सेशन है, सफिक्सेशन है, कैसे उसके आधार पर हम वर्ड को ब्रेक करते हैं और वर्ड को ब्रेक करके समझते हैं उसके सिनोनिम को और उसके आधार पर उसका एंटोनिम निकालते हैं। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। ये दो काम आपको करना है। एक तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा आप, रमेश शर्मा इंग्लिश क्लासेस करके है, और वो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जो है लिंक हम यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। और जैसे ही डिजिटल बोर्ड जो है वो लग जाता है, उससे सब बहुत से बच्चों ने ऐसा रिक्वेस्ट भी किया और मुझे भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा आप जानते ही हैं, जो बच्चा जान रहा है वो लिखने के मामले में थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है और आगे जो है वो सही ढंग से काम चलेगा। और फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप ज़रा भी परेशान मत होइए। आपकी जो भी क्षति हुई है, जैसे मान लीजिए कोर्स की बात हो रही है कि सर ये कोर्स पीछे हो जाएगा, पीछे एकदम नहीं होने देंगे हम। 1 घंटा के जगह हो सकता है 2 घंटा पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा। आप अगर मान लीजिए लाइव क्लास में नहीं बैठ पाए तो वीडियो ऑन डिमांड होगा ही, तो बाद में आप वीडियो ऑन डिमांड जो है वो उसको देख लीजिएगा, VOD को, और उससे आराम से आप कर सकते हैं जब चाहें तब, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना कि होगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द आपका सिलेबस हम समाप्त कर दें। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कतदारी रहेगी, मुझे थोड़ा बेड रेस्ट कहा गया है, इसीलिए ऑनलाइन आना पड़ा, और मुझे लगता है जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। अब ये ऑनलाइन जो है एक तो ये जारी ही रहेगा, और जो भी दूर दराज के बच्चे हैं उनको बहुत लाभ होगा इससे। बहुत से बच्चे कोरोना में जो है, जो क्लास में भी थे वो घर चले गए, उनको भी फ़ायदा होगा। आप लोग को भी फ़ायदा होगा कि जैसे वर्ड है, फ्रेज है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको सपोज कीजिए कि क्लास में जैसे करवाते तो क्लास में उतना टाइम आपका वेस्ट होता, तो उससे बढ़िया है कि आप YouTube पर उसको आराम से देख लीजिएगा। तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने भी कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है, और सबको लाभ मिले ऐसा कार्य कीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। इसके पहले हम लोगों ने जो इंट्रो पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात किया था, उसी का कुछ पार्ट जो है हम लोग उसमें फिलर्स तक गए थे, ठीक है। फिलर्स तक की बात की थी, वर्ड अरेंजमेंट का बात किया था, सेंटेंस अरेंजमेंट्स का बात किया था, फिलर्स का बात किया था, फिलर्स कितने टाइप के होते हैं, किस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, किस एग्ज़ाम में कितनी संख्या में क्वेश्चन दिया जाता है फिलर्स पर या सेंटेंस अरेंजमेंट्स पर या वर्ड अरेंजमेंट्स पर, ठीक है। इसकी बात हम लोग किए थे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लोज टेस्ट का, ठीक है। देखिए, सेक्शन 1 जो ग्रामर बेस्ड सेक्शंस था, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, वो सेक्शन 2 जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस था वो, सेक्शन 3 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, पारा जम्बल्स, फिलर्स और ये क्लोज टेस्ट, यहाँ तक इस सब को वर्बल एबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज जो है वर्बल एबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है, कि शब्द या सेंटेंस को समझने की आपकी क्षमता क्या है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट का। देखिए क्लोज टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पर
अभी तो सिर्फ बताएंगे कि भाई किस एग्ज़ाम में कितना रहता है ये, इसलिए इशारा कर देते हैं। इतना तो जानना ज़रूरी है कि भाई किस चीज़ पर रहता है। देखिए यहाँ एक शॉर्ट पैसेज आपको दिया जाता है, ठीक है, और उस शॉर्ट पैसेज में क्या होता है, अगर आप पहले के ट्रेंड को देखेंगे, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, तो सब में क्या होता था कि 10-10 ब्लैंक दिया जाता था एक शॉर्ट पैसेज में, तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी क्या होता था, ज़्यादा होता था। अब क्या किया है, जैसा कि मैंने देखा है 2018 में, 2017 में भी, एसएससी में भी क्या किया है, 5 ही नंबर का देता है, ठीक है, पीटी में। मेन में भी जैसे 25 क्वेश्चन रहता है तो 5 शॉर्ट पैसेज आपको दे देता है, 5-5 नंबर का। अब बैंक पीओ में भी क्या है, अगर आप देखिएगा 2011 के पहले तो 10-10 नंबर का क्या होता था, पैसेज होता था, शॉर्ट पैसेज क्लोज टेस्ट का, ठीक है। और 2011 के बाद क्या है कि 2011 में हालांकि आप देखिएगा 10 नंबर का भी दिया है, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब 30-35 हो गया तो वैसे कंडीशन में क्या किया गया कि क्लोज टेस्ट जो है उसके रेंज को घटा करके बैंक पीओ में भी 5 कर दिया गया, ठीक है। शॉर्ट पैसेज जो होता है उसमें भी क्या होता है, 5 नंबर का होता है। देखिए यहाँ जो शॉर्ट पैसेज आपको दिया जाता है वो क्या होता है कि वो देखिए हल्का वाला प्राइमरी लेवल का जो चीज़ होता है, जैसे आप बैंक क्लर्क में देखिएगा, जैसे आप एमटीएस में देखिएगा, जैसे आप सीएचएसएल में देखिएगा, तो इस समय क्या होता है ना कि आप देखिएगा स्टोरी बेस्ड पैसेज दे देता है, या फिर आपको इंसिडेंट या एक्सीडेंट बेस्ड पैसेज दे देता है, ठीक है, बायोग्राफी बेस्ड पैसेज दे देता है, ऑटोबायोग्राफी बेस्ड पैसेज दे देता है, इस सब तरह का पैसेज आपको इसके अंतर्गत दे देता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा अगर आप देखिएगा अब बैंक क्लर्क में भी इश्यू बेस्ड पैसेज आपको दे रहा है, फैक्ट बेस्ड पैसेज दे रहा है, मनी बैंकिंग फिनांस से रिलेटेड पैसेज दे रहा है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से आधारित पैसेज उसमें भी अब दे रहा है, यानी उसका भी लेवल थोड़ा ऊपर किया है, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 2000 ईस्वी के पहले जो बैंक पीओ का लेवल था वो अब क्लर्क का लेवल हो गया, और बैंक पीओ का लेवल जो है वो इक्विवेलेंट टू एमबीए हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, एमबीए में ये चीज़ नहीं रहा करता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि कोई एक शॉर्ट पैसेज आपको दे दिया और उसमें क्या करता है भाई, अब वो 4 सेंटेंस का हो, 5 सेंटेंस का हो, 6 सेंटेंस का हो, ठीक, उसमें 5 ब्लैंक छोड़ देता है। अब वो जो ब्लैंक छोड़ता है वो एक मिसिंग लिंक होता है, ठीक है, और उस मिसिंग लिंक को क्या करना होता है, आपको फिलअप करना होता है। बैंक में उस ब्लैंक के लिए 5 ऑप्शन होता है, एसएससी में उस ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन होता है, अगर एमबीए में दे एटमा वगैरह में देता है तो वहाँ पर भी 4 ही ऑप्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, हो सकता है कि जैसे आप डबल फिलर्स में देखते हैं कि 2 ब्लैंक्स होता है, सिंगल फिलर्स में 1 ब्लैंक होता है, तो फिलर का ही बड़ा रूप है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि एक सेंटेंस में हो सकता है 2 ब्लैंक हो, 1 ही ब्लैंक हो, 3 ब्लैंक हो, 4 ब्लैंक हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है भाई, यहाँ पर 2-3 बात प्रमुख होता है। एक तो ये कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें दिए गए वर्ड को समझना, उसमें दिए गए फ्रेज को समझना, उसके माध्यम से ब्लैंक के पहले, देखिए ये ब्लैंक बड़ा अजूबा चीज़ होता है। अगर 3 ब्लैंक है सेंटेंस में तो ये हमेशा आप मान करके चलिएगा तो यहाँ भी सेंटेंस को ब्रेक करना आपको सीखना होगा, ठीक है। ब्रेक कैसे करते हैं ये आप लोगों को बताया भी है। ब्रेक ऐसे करते हैं कि भाई जैसे बीच में कहीं कॉमा है दिया हुआ, कॉमा नहीं है तो कंजंक्शन है, ठीक है, उसको ब्रेकिंग पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पार्ट हो गया। अगर ये ब्लैंक समझने में हम सक्षम हुए तो ये बेस हो गया किसका, सेकंड वाले का। इस आधार पर हम सेकंड को समझते हैं। अब सेकंड को अगर समझ लिए तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है उसका एक फीडबैक हमको मिल जाता है, ठीक है। इसके लिए 2 ही बात जरूरी होता है। 2 ही बात क्या जरूरी होती है कि देखिए ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले या ब्लैंक के बाद में जो भी वर्ड दिया गया है उसके मुताबिक सबसे पहले ग्रामेटिकली आपको निर्धारित करना होगा कि भाई यहाँ पर नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, कंजंक्शन आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जरूरी क्या है,
इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्लैंक के पहले जो दिया गया वर्ड है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये दो चीज़ जरूरी हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सेंटेंस का सिंटैक्टिक और सिमेंटिक स्ट्रक्चर दो है, दोनों चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। मीनिंग भी समझ में आना चाहिए और वो वर्ड है क्या वो भी समझ में आना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ हैज लिखा हुआ है, ठीक, तो भाई इसी से हम इस पर आएंगे, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर वर्ब आएगा। सिंपली यही होता है, वर्ब के रूप में क्या आएगा, V3 आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले क्या है ना कि ग्रामेटिकली आपको निर्धारित करना है कि यहाँ पर क्या आना है, फिर आपको ऑप्शन को देख लेना है कि कौन कौन ऑप्शन ऐसा है जो वर्ब के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए दो ही ऑप्शन जो है वो V3 के फॉर्म में दिया हुआ है, उसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आता है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैंक। वो चीज़ क्या है, यहाँ ये देखना है कि जो ब्लैंक है ये किस मुद्दे से संबंधित है। और मुद्दा देखिए पहले भी हो सकता है, बाद में भी दिया हुआ हो सकता है। किस मुद्दे के साथ ये संबंधित है, जिस इश्यू के साथ ये संबंधित है। अब ऑप्शन जो हमने सॉर्ट आउट किया है ग्रामर के आधार पर, उस दोनों ऑप्शन में से कौन इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कोलोकेट हो रहा है। अब ये कोलोकेट होने का मतलब क्या होता है भाई, देखिए ये जो होता है ना, तुकबंदी होती है शब्दों की। अब जैसे कहते हैं कि वह दिन रिक्त मेहनत कर रहा है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा हिंदी में क्या कहिएगा, वह दिन रात मेहनत कर रहा है, ये चीज़ आप बताइएगा, ठीक है। तो ये तुकबंदी कहलाती है। जैसे दिन रात है ना, सुबह शाम है, लोटा डोरी है, दाल भात है, दूध सूत है ना, मकई तकई है, गेहूँ तेहूँ है। तो ये आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है। तो ये जो रिदम है, अब उसी तरह से देखिए, जैसे वे है तो उसको पेव किया जाता है, कंडीशन है तो उसको इम्पोज किया जाता है, ठीक है, कर्फ्यू है उसको इम्पोज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्या है कि रीडिंग एबिलिटी बढ़ानी है अपनी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ानी है अपनी, ठीक है ना। सेंटेंस के लॉजिक को देखना है, अगर कुछ नहीं समझे तो ये दो बात समझना है और इसके आधार पर आपको चलना है। तो जो भी वर्ड उसके साथ मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत आराम का मामला होता है। अब क्या है, आप अगर गहराई से देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लैंक है ना उसमें मुख्य तौर पर आप देखिएगा वर्ब को भरना होता है, कहीं एडजेक्टिव को भरना होता है, कहीं एडवर्ब को भरना होता है, कहीं प्रेपोजिशन को भरना होता है। अब बैंक पीओ में देखिएगा ज़्यादा प्रेपोजिशन को भरना होता है, एसएससी में देखिएगा सब चीज़ है, आर्टिकल को भरना होता है, ठीक है, कंजंक्शन को भरना होता है, ठीक, फ्रेजल वर्ब्स जो है उसको भरना होता है, ठीक है। और एसएससी में एक आध जो है वो वर्ड आधारित होता है, बैंक पीओ में अधिकतम जो है वो वर्ड आधारित होता है, एमबीए में अधिकतम वर्ड आधारित होता है, क्लर्क में 50-50 का रेशियो है या 40-60 का रेशियो है, 40 से 50% ग्रामर आधारित, ठीक है। ग्रामर के आधार पर ही 2-3 आपका बन जाएगा। देखिए इसका खूबी क्या है, इसका खासियत क्या है कि 5 ब्लैंक में कम से कम दो ब्लैंक आपको निश्चित तौर पर ऐसा मिलेगा जिसका आंसर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसेज में ही दिया हुआ होता है। इसको बनाने का ट्रिक है, तरीका है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जितना टफ आपको लगता है उतना ही आसान होता है, सिर्फ बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। हर चीज़ को बनाने का तरीका है और वो तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, आपको उसके आधार पर चलना है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं कि भाई इनकी संख्या जो है किस में क्या होती है। चलिए पहले एसएससी की ही बात कर लेते हैं। अगर इसके पीटी की बात करें तो 5 क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है। अब अगर ये 5 क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्या होगा ना, कॉम्प्रिहेंशन दे देगा आपको 5 नंबर का, यही करता है। या तो 5 नंबर का ये दे देगा या नहीं तो ये देगा। ट्रेंड मैंने यही देखा है कि मैक्सिमम 80 से 90% जो पीटी में डिफरेंट पाली में एग्जाम हुआ है उसमें क्लोज टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया है और बड़ा आसान होता है। इसमें पैसेज को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से आप ब्लैंक पर जा सकते हैं, वो बहुत आराम का मामला होगा, ठीक। अब अगर आप स्टेनो पर जाइएगा तो यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 10 नंबर का एक पैसेज, 5 नंबर का एक पैसेज।
स्टेनो के अंदर। अब अगर आप बात कीजिएगा CGL या CPO का, देखिए यहां पर क्या है 5x5, यानी कहने का मतलब ये हुआ अभी जो ट्रेंड है। अब पहले का जो ट्रेंड था 10 + 10 + 5, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 25। 5 पैसेज 5-5 नंबर का, जो रिसेंट में ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है। पहले क्या होता था 2 पैसेज 10 वाला और 1 पैसेज 5 वाला, इस तरीके से देता था, ठीक है। तो आप देखिए कि SSC में ये मेजर सेक्शन हो जाता है। चलिए बात जब छोटे ही एग्जाम की कर रहे हैं तो NDA CDS का भी कर लें, इसमें नॉर्मली नहीं रहा करता है। इसके बदले क्या होता है ना, कहानी के रूप में छोटा छोटा ऐसे करेगा, ऐसे सेंटेंस देगा, ब्लैंक दे दिया 1 नंबर, फिर ऐसे करेगा 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे करके देता है, ठीक है। तो वो कहानी बेस्ड होता है। तो वो जो होता है उसका जो प्रारूप थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, वो भी आपको 5 से 10 नंबर का होता है। NDA में 5 नंबर का, CDS में 10 नंबर का। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग HM का और निफ्ट का। इसमें भी क्या होता है 5 से 10 नंबर का आपको रहता भी है, नहीं भी रहता है, दोनों बात है। चलिए बात कर लेते हैं क्लैट का। क्लैट में क्या है, देता भी है नहीं भी देता है, दोनों बात है। देगा तो वही 5 नंबर का, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग MBA का। MBA में देखिए कैट है, जेट है, IIFS है, FMS है, इस सब में नहीं रहता। अब रहता कहाँ है, कभी कभार किस में दिया है, कभी कभार आप देखिएगा जैसे एटमा है उसमें दिया है, ठीक है। जैसे मैट है उसमें दिया है, ठीक है। तो दिया है तो कोई निर्धारित 5 नंबर का हो सकता है, 7 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, ये प्रारूप है इसका। MBA में ये बात होती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं PO का। अभी क्या ट्रेंड है भाई, देखिए अभी जो ट्रेंड है वो है 5 नंबर का, 5 नंबर का पैसेज आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए बैंक क्लर्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है नॉर्मली 5 नंबर का, ठीक है। बहुत खुश हो गया तो 10 नंबर का, 5 नंबर का पैसेज दिया जाता है, ठीक। अब जरा देखिए क्या है ना, जैसे देखिए SSC हो गया, NDA CDS हो गया, ठीक है। यहाँ तक या आप देख लीजिए, यहाँ तक क्या होता है ना कि आपको नॉर्मल पैसेज दिया जाता है, नॉर्मल जो आराम से समझ में आवे, ठीक। लेकिन क्या होता है कि 2-3 बात को आपको समझना होगा, सिंपल वोकैब वर्सेस टफ वोकैब। जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होता है यहाँ वो थोड़ा सा टफर होता है, वहीं पर विद्यार्थी क्या होता है कंफ्यूज करता है। वहाँ क्या करना है आपको, छटनी की प्रक्रिया को अपनाना है, ठीक है, छाटना है, ठीक है। छटनी करके क्या है कि 2 वर्ड भी अगर आप जानते हैं तो 2 ही ना कंफ्यूजिंग होगा, तो कंटेक्स्ट को वॉच कर लीजिए। तो वहाँ गेस वर्क भी अगर होगा, अगर 90% भी आप किसी ऑप्शन पर क्या है ना कि कंसंट्रेटेड है, तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए HM निफ्ट की बात कर लेते हैं, या MBA की बात करते हैं, या एटमा मैट की बात करते हैं, या PO की बात करते हैं। इस सब में जो होता है स्टैंडर्ड पैसेज होता है। कहाँ से होता है भाई, इकोनॉमी बेस्ड होता है। अब इकोनॉमी में बहुत सारा बात आ जाता है, रूरल इकोनॉमी आ जाता है, सोशियो इकोनॉमी आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमी आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमी आ जाता है, मनी बैंकिंग एंड फिनांस आ जाता है, फिर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है ना इसके तहत आ जाती है, ठीक। या एनवायरनमेंट आधारित होता है, पर्यावरण आधारित, ग्लोबल वार्मिंग पर कई बार आपको शॉर्ट पैसेज दिए हुए हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पर आपको कई बार पैसेज दिए हुए हैं, अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन पर कई बार आपको पैसेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। या सपोज कीजिए क्लाइमेट चेंज पर जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का जो मीट होता है, ठीक है, जिसमें इंडिया की मुख्य भागीदारी है, तो वो सबसे संबंधित बातें भी क्या है इसके तहत दी जाती है। पर्यावरण हो गया, ठीक। तीसरा हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर लाइमलाइट में है पिछले 6 महीने से, उसका ज्ञान क्या है ना, उसकी समझ, उसका एक फीडबैक आपको होना चाहिए।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, उसके बारे में जानकारी, इंटरनेट हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, इस सब से संबंधित बातें जो है यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगली बात पर चलिए। अगला जो है, जैसे अगर आप देखिएगा SST हो गया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ठीक है, इन सब से जुड़ा हुआ भी कोई ना कोई कॉमन टॉपिक जो आमतौर पर लोगों के समझ में आता है वो यहाँ पर देता है, इन सब में कहीं ना कहीं, ठीक। फिर आपको क्या है भाई कि जैसे मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, अब उसमें होटल मैनेजमेंट हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, खास करके इस सब में होटल मैनेजमेंट और निफ्ट में इस तरह का पैसेज देता है अगर देता है। अगर क्लैट में आप देखिएगा, ठीक है, तो क्लैट में जो है लीगल एप्टीट्यूड का भी सेक्शन होता है, तो खास करके जुडिशियरी इत्यादि से संबंध क्या है पैसेज आपको ज़्यादा रहता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए चौथा पार्ट क्या आता है भाई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, फिलॉसफी हो गया, इससे संबंधित पैसेज भी आपको दिया जाता है। कहाँ ज़्यादा दिया जाता है ये देखिए सब जगह रहता है, ये CGL में भी CPO में भी कई जगह मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, यहाँ पर भी क्या है कि आपको कई जगह मिल जाएगा, ठीक। ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, जब बच्चा ये कहे कि क्या कह रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दिमाग से ऊपर जा रहा था, तो आप अंडरस्टूड बात मान जाइएगा कि वो कहीं ना कहीं लिटरेचर से संबंधित होगा, ठीक है, या आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा जो बच्चे के दिमाग से ऊपर चल गया, ठीक। यहाँ थोड़ा राहत वाली बात होती है, क्लर्क में आसान पैसेज होता है, और अगर 5 नंबर का दिया है तो आप पक्का 100% दो जो ब्लैंक होगा उसका आंसर पैसेज में ही होता है, ठीक है। बढ़िया से ढूंढिएगा तो 5 में से 2-3 आपको निश्चित तौर पर पैसेज में ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी अच्छा से ढूंढिएगा तो 1 से 2 ब्लैंक का जो आंसर का आपको इंडिकेशन है वो पैसेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रारूप है, ये पैटर्न है इन सब का कि किसमें कितना नंबर का दिया जाता है, ठीक। और फिर जो एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस होगा उसमें तो एक एक पैसेज जो है डाल करके आपको बताएंगे ही हम, ठीक। ये केवल बेस तैयार कर रहे हैं। देखिए अगला जो बात है इसमें आता है जो बहुत ही मेजर पार्ट है हर एक एग्जाम का, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, RC का सेक्शन। देखिए यहां क्या होता है कि कोई एक अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाता है, ठीक। अब कंसेप्ट बनाने का एक ही है, चाहे हम लोग बात कर लें SSC का, चाहे हम लोग बात कर लें बैंक का, चाहे हम लोग बात कर लें MBA का या अन्य एग्जाम का, कंसेप्ट तो एक ही है बनाने का, ठीक। तरीका अलग अलग है पूछने का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर नाम ही है इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पूरा का पूरा जो सेक्शन है जो वर्बल एबिलिटी का है या इससे जुड़ा हुआ है या क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या बाइनरी लॉजिक से जुड़ा हुआ है, सब जो है किस पर आधारित है, रीडिंग। आपको अपना जो रीडिंग स्किल है उसको डेवलप करना होगा, सबसे पहला काम। अब ये जो चाहिएगा रीडिंग स्किल आपका 3 से 4 महीना में, 2 महीना में जो है ना ठीक हो जाए, वो नहीं होगा। ये रेगुलर प्रक्रिया है, ठीक है, ये समय लेता है। और हम अपने हर बैच में बच्चे को कहते हैं कि रटने से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा, जितना तेज आप पढ़िएगा, तेज पढ़ने के साथ साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग, तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द सेंटेंस, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। सेंटेंस को तेज पढ़ना पहला स्टेप है, पहले तो तेज चलना सीखिए। अब देखिए ऐसा है कि यहाँ जो ब्रेक लगता है, ब्रेक क्यों लगता है, कई बार विद्यार्थी क्या होता है कि जब पढ़ना शुरू करता है तो वो क्या करता है ना कि अब एक एक वर्ड को देख रहा है। अब बीच में मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ड आ गया जो वर्ड के उसके समझ से परे है, तो वहाँ वो रुक जाता है। अब वो जो पॉज लिया तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड का पॉज ले लेता है, तो वहीं काम क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो ये 1 मिनट में 50 वर्ड भी मुश्किल से पढ़ पाता है, जबकि 1 मिनट में उसको कम से कम 200 से 250 वर्ड पढ़ना चाहिए।
अगर एसएससी दे रहा है तो कम से कम 150 वर्ड्स उसको पढ़ना चाहिए। अगर पीओ दे रहा है तो कम से कम 250 वर्ड्स पढ़ना चाहिए। एमबीए दे रहा है तो उसको 450 वर्ड्स पर मिनट पढ़ना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी दे रहा है तो उसको कम से कम 250 से 300 वर्ड्स जो है पढ़ना चाहिए। क्लैट दे रहा है तो वही बात है, कम से कम 250 वर्ड पर मिनट जो है उसका स्पीड होना चाहिए। अब अभी अगर आप इस बात को सुनिएगा तो आपको बड़ा हंसी आएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि यहाँ 3 बात बड़ा प्रमुख है जब आप कोई चीज़ देखिएगा किसी पैसेज को, ठीक है। क्या क्या इसका मारामारी यहाँ पर किस चीज़ का है, किन चीज़ों का? देखिए यहाँ क्या है कि जैसे सिंपल वर्ड यानी सिंपल वोकैबुलरी वर्सेस टफ वोकैबुलरी। अब ये सिंपल वर्ड अगर रहता है, ठीक है, सेंटेंस में दिया हुआ, तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, आहा बड़ा काम का चीज़ है, बहुत आसान है, पढ़ने में मज़ा आ गया। तो जो हमसे आसानी से बन जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। अब वहीं अगर कम्प्लेक्स वोकैब है जिसको हम नहीं समझते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो फिर ऐसा होता है चेला कि नानी याद आ जाती है। तब लगता है कि भाई ये हमसे बनेगा अथवा नहीं बनेगा, मामला ख़राब हो जाता है। तो देखिए क्या है ना कि सिंपल वर्ड जो आप जानते हो तो जानते ही हैं, आपको किन चीज़ों को सीखना होगा। जो टफ वोकैब है इसको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे हुए काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं है आपके पास में, सपोज कीजिए कि हमको पेपर लेने का पैसा नहीं है, भाई मोबाइल तो है आपके हाथ में, अब तो मोबाइल में सारा चीज़ है। अब हिंदू है, हिंदू को निकाल लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को निकाल लीजिए, उसके आप डाउनलोड कर लीजिए आराम से, आप उसको पढ़िए। 1 घंटा आपको क्या है ना कि पढ़ने के लिए देना है, रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए देना है, ठीक है। अब उसमें जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्ड आ गया, टफ वर्ड आ गया जिसका मीनिंग हम नहीं जानते हैं, उसको नोट डाउन कर लेना है पहली बार, ठीक है, पढ़ने के दरमियान। कोई भी मान लीजिए एक टफ फ्रेज आ गया, उसको नोट डाउन कर लेना है, उसके मीनिंग को देखना है, फिर से उसको रिवाइज करना है। एक ही पैसेज को जो एडिटोरियल में होगा उसको 4 से 5 बार रिपीट करना है। धीरे धीरे जब रीडिंग साइकिल आपका जो है ना वो एक्सपेंड होते जाएगा तो यह आदत आपकी क्या होगी ना, घटते जाएगी। आप 1 से 2 बार में क्या है पैसेज को समझ लीजिएगा। अब पैसेज को ही आपने नहीं समझा, बल्कि आप देख लीजिए, आप फिलर आपसे कंप्लीट हो गया, क्लोज टेस्ट आपसे कंप्लीट हो गया, अरेंजमेंट्स का जो है उसमें वो मामला हल्का आपके लिए हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग का मामला आपके लिए हल्का हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका मामला आपके लिए हल्का हो गया, डिस्क्रिप्टिव जो है उसका एक फीडबैक आपको मिल गया, और उसके बाद जो उसमें डिफरेंट टाइप का मॉर्फोफोनेमिक या फिर आपको सिंटैक्टिक जो स्ट्रक्चर्स है दिया हुआ, उसकी समझ आपकी बढ़ गई, तो जो एरर्स का एरिया है वो भी आपका स्ट्रेंथन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पर ये सिंपल वोकैब वर्सेस टफ वोकैब की तो बात हो ही गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंस, किन चीज़ों से जूझना पड़ता है इस एरिया में, वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये क्या है कि ये जैसे मान लीजिए कि 10+ वर्ड्स का है या 15 वर्ड्स का, और ये जो है 25+ वर्ड्स का है, 25+ वर्ड्स। तो इसमें बड़ा खुश होते हैं हम लोग। यहाँ दिक्कत आती है, तो क्या करना है, सेंटेंस को शुरू से ब्रेक करना सीखना है, वर्ड की समझ, सेंटेंस की समझ। तीसरा जो हर्डल आता है वो ये आता है, देखिए फेमिलियर टॉपिक वर्सेस, ठीक है, अनफेमिलियर टॉपिक। अब देखो टॉपिक अगर हमारे मन का है, क्रिकेट पर आधारित कोई टॉपिक दे दिया है, या किसी का बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी बेस्ड हमको पैसेज दे दिया है, तो बड़ा मज़ा आ जाता है ना, खुश हो जाते हैं हम लोग।
अब वहीं देखो कि अगर क्या है कि लिटरेचर बेस्ड दे दिया है, आर्ट एंड कल्चर बेस्ड दे दिया है, या ट्रेड एंड कॉमर्स आधारित दे दिया है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स आधारित कोई पैसेज दे दिया है, टफ वर्ड्स का, फ्रेज का उसमें इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बड़ा निराश हो जाते हैं हम लोग, नेगेटिविटी में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई ये तो समझ से बिल्कुल परे है। तो वो चुनौती आने से पहले ही हम अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर लें? ठीक है। एक देखिए क्या है ना कि यहां पर एक बात आपको बताते हैं, यहां पर क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ लॉजिक, ठीक है, चला, ये बहुत जरूरी है। सोच की स्पष्टता, तार्किक स्पष्टता, ये अत्यंत जरूरी है इस एरिया में, तब इस एरिया में आप अच्छा कर सकते हैं। कैटेगरीज मैंने बता ही दिया। यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी बेस्ड, एनवायरनमेंट बेस्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आपको एसएसटी बेस्ड, फिर आपको देख लीजिए जो आ गया आर्ट एंड कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, फिलॉसफी हो गया, इस सब पर आधारित। फिर आपको इशूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, उस पर आधारित 5 कैटेगरी है। उसी 5 कैटेगरी से क्या होता है कि हमको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए किसमें क्या रहता है, कितना नंबर का रहता है। देखिए एसएससी में नॉर्मली जो पीटी होगा किसी का भी, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, तो उसमें क्या होता है ना, 5 नंबर का आपको देता है। अब इसका जो मेन होता है किसका भाई, सीजीएल का या सीपीओ का, यहाँ बड़ा कमाल हो जाता है भाई, यहाँ 25 से 30 तक क्वेश्चन दे देता है। तो बताइए मेजर पार्ट है कि नहीं? अब 200 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन हमको दिया तो 15% क्वेश्चन किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर हमको यहाँ पर 4 पैसेज या 5 पैसेज दे दिया है, तो अब ये ध्यान रखिएगा इसमें एक ही पैसेज जो होता है कम्प्लेक्स होता है, बाकी का पैसेज जो होता है वो आराम का मामला होता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका बताएंगे। आप देख लीजिए, चाहे वर्बल एबिलिटी है, चाहे वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें सबसे आराम का मामला होता है इसी का पैसेज, इसका पैसेज। उसके बाद देखिए एनडीए है तो इसमें क्या होता है 10 नंबर का 2 पैसेज, सीडीएस है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है 15 नंबर का 3 पैसेज या 4 पैसेज, ठीक है, इस तरीके से देता है। अब देखिए एचएम है, निफ्ट है, इसमें भरमार होता है, कम से कम 2 पैसेज, 3 तक दे सकता है, ठीक है। अब रेंज जो है 15 मार्क्स या 20 मार्क्स तक का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एमबीए को भाई, बड़ा कमाल बात है, 60 से 70% जो क्वेश्चन होता है, कम से कम 60% वो यही कवर कर लेता है। आप समझिए इसका एकदम मेजर पार्ट है, ठीक है। अब देख लीजिए क्लैट है, क्लैट में भी अगर आप देखिएगा तो कम से कम 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम बैंक पीओ को। बैंक पीओ में भी कम से कम 30 से 35% जो क्वेश्चन होता है वो इसी पर आधारित होता है, ठीक है, 10 नंबर का। उसी तरह से आप देख लीजिए क्लर्क में भी कम से कम 30% क्वेश्चन जो है इसी से जुड़ा हुआ होता है। बोलिए अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि ये मेजर सेक्शन है हमारे एग्जाम का, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब वर्बल एबिलिटी के बाद अगला क्या आ गया हमारा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक, ये अलग सेक्शन है। अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन।
जैसे इसमें देख लीजिए, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। इस पर आधारित क्वेश्चन होता है हम लोग को। यहाँ क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है वो समानता पर आधारित होता है, सिमिलैरिटी पर। ठीक है, यहाँ क्या करेगा ना, एक वर्ड का पेयर आपको दे देगा और उसके बाद जो है इज टू, अब बीच में जो है 4 बिंदु होगा, उसका मतलब होता है एज, उसके बाद खाली छोड़ देगा और आपको ये कहेगा कि जो रिलेशनशिप इस दोनों के बीच में है उसी रिलेशनशिप पर आधारित नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन है, आप इसको बताइए। तो देखिए ये मूल रूप से दिया किस में जाता है, तो ये एमबीए में बहुत पहले से पूछ रहा है और पीओ का भी ये हिस्सा बन चुका है, हालांकि रेगुलर नहीं है लेकिन कभी कभार ये चीज़ दिया गया है। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है इस तरीके से, एनालॉजी का अगर क्वेश्चन होगा, ये इसका मतलब होता है इज टू। ठीक है, आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग, ये जो है इसका मतलब होता है एज, ऐसे ऐसे दे देगा। तो यहाँ पहले क्या होता है, रिलेशनशिप आपको ये डेवलप करना होता है कि भाई इस दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए ये जो है ना, ये अगर हम लोग देखें तो ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन है। और अब क्या करेगा ना, आपको ऑप्शन दे देगा नीचे, ड्राइवर इज टू कार, फिर आपको दे देगा नॉवेल इज टू पोएम, फिर आपको दे देगा डॉक्टर इज टू सर्जरी, फिर आपको दे दिया कंपोजर इज टू सिम्फनी। ठीक है, चला, यहां इस तरह का चीज होता है। तो देखो यहां हम लोग क्या रिलेशन है, ये क्रिएटर है, ये इसका क्या है, क्रिएशन है। ठीक, तो वही संबंध आप देखें, ड्राइवर जो है कार का क्रिएटर तो नहीं है, ड्राइवर चलाता है इसको, ड्राइविंग स्किल को परफॉर्म करता है। अब नॉवेल पोएम का तो क्रिएट करता नहीं है, दोनों अलग अलग जानर है लिटरेचर का, जानर मतलब विधा होता है। अब डॉक्टर जो है सर्जरी को परफॉर्म करता है, ये परफॉर्मर है, ये इसका एरिया ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, कंपोजर जो है वो म्यूजिक बनाता है, क्रिएट करता है, ये क्रिएटर है और ये इसका क्रिएशन है। यानी कि इस रिलेशनशिप से ये रिलेशनशिप मैच कर रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जब भी इन सब में देता है तो 5 नंबर का रहता है। ठीक है, एमबीए में मूल रूप से 2 नंबर या 3 नंबर का रहता है, मैथ में 5 नंबर का रहता है, एटमा में 5 नंबर का रहता है, कैट जैट में दिया तो 1-2 नंबर का आपको देता है, यही होता है। ठीक है, अब देखिए अगली बात, ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आप, यहाँ क्या होता है ना कि आपको सीधा सीधा सपोज कीजिए कि आपको दे दिया बालक छांटो बाइक दे दिया, ठीक है, कार दे दिया, बस दे दिया, साइकिल दे दिया। अब इसमें क्या है ना, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ऑड मैन आउट को आपको छांटना होता है। अब आप देखिए बाइक जो है ये क्या है कि आदमी बैठता है और इसको चलाता है, इसमें हाथ पैर मारना नहीं पड़ता है, कार में भी वही है, बस में भी वही है। तीसरी बात क्या है कि ये सब जो है ईंधन से चलता है, एक यही है जो ईंधन से नहीं चलता है और इसमें अपना हाथ पांव मारना पड़ता है जो इस पर बैठता है। तो ये इस एरिया में क्या है, ऑड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन भी अगर देता है तो 3 से 5 नंबर का आपको रहता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए इसी के अंदर अगर आप देखिएगा
शॉर्ट पैसेजेज, ये आपको दिया जाता है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये उस लॉन्ग पैसेज से जो आपको दिया जाता है उधर, उससे अलग होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर देखिए एक ही इश्यू होता है, उसके बारे में ऑथर का आर्गुमेंट होता है शॉर्ट पैसेज के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां देखिए क्या क्या मेन होता है, आर्गुमेंट, ठीक, थीम, ठीक, फिर आपको सपोर्टिंग पॉइंट्स, अपोजिंग पॉइंट्स, assumption, inference, conclusion। जैसे देखिए इसमें जो क्वेश्चन होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स पर क्वेश्चन होता है, इन्फरेंस क्या है उस पर क्वेश्चन होता है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये बड़ा सीधा सीधा होता है, शुरू वाला देखिए, बीच वाला देखिए और लास्ट वाला देख लीजिए। ये तीन चीज़ जो होता है इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको वॉच कीजिए। और ये सिंपल भी होता है, कम्प्लेक्स भी नेचर में होता है। अगर मान लीजिए कम्प्लेक्स वर्ड का यूज कर दिया है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो वहाँ गड़बड़ा जाइएगा आप। ठीक है, लेकिन गड़बड़ाना नहीं है, इन तीन स्पॉट को आपको वॉच करना है। तो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्गूमेंट्स पूछता है, यानी सपोर्टिंग अपोजिंग आर्गूमेंट जो मैंने लिखा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भाई इसका जो ऑथर है उसका टोन कैसा है, ये कभी कभार पूछ देता है। इसका इन्फरेंस क्या है ये पूछ देगा। अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या है ये आपको पूछ देगा। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है ये आपको पूछ देगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखिएगा तो ये भी एमबीए में बहुत पहले से दे रहा है, लेकिन पीओ का भी ये हिस्सा बन चुका है। पीओ में भी इसको पूछता है, खास करके एसबीआई सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसको। ठीक, तो ये बड़े काम का चीज़ है बैंक पीओ में क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है बैंक पीओ में क्वालिफाई करवाने के लिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब उसके बाद देखिए पांचवा सेक्शन भाई, सेंटेंस स्टार्टर्स। ठीक है, ये ग्रामर वाले सेक्शन में तो बताए ही थे, आधा जुड़ाव उससे है, आधा जुड़ाव इससे है। एमबीए और पीओ में भी क्या है 5 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो जिक्र आपको कर ही दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एजम्पशन बेस्ड स्टेटमेंट। ये देखिए मैं ये मेनली क्या है कि एमबीए में जितना है स्टैंडर्ड एमबीए है, कैट है, जैट है, इस सब में आपको देता है। और बैंक में अगर आप देखिएगा तो एसबीआई, आईबीपीएस भी एक आध बार इसको फॉलो किया है, लेकिन एसबीआई यहाँ क्या होता है, जैसे इम्प्लीकेशन आप पढ़ते हैं ना एनालिटिकल रीजनिंग में, ये बिल्कुल वही चीज़ है, इम्प्लीकेशन है। कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, उसका इम्प्लाइड आइडिया क्या है या उसका जो एम्बेडेड मीनिंग है वो क्या है, वो यहाँ पर पूछता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेक्शन 4 जो है वो है लॉजिकल सेक्शन। अब लॉजिकल सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो ये देखिए सिलोजिज्म जो है बैंक पीओ में रीजनिंग में पूछता है, लेकिन कैट में, जैट में, एफएमएस में अगर देता है तो ये आपको इंग्लिश के सेक्शन में रहता है सिलोजिज्म।
जो कि आप जानते ही हैं, दो विधि है, एक तो थ्योरेटिकल है और एक वेन डायग्राम से बनता है। तो वेन डायग्राम से थोड़ा आसान रहता है और बड़ा कमाल का चीज़ होता है। अब जैसे कि ऑल काउज आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर बीचेज, ठीक है, इस तरह से देगा और उससे जो भी हम कंक्लूड कर सकते हैं वो चीज़ें होती है। तो सिलोजिज्म। दूसरा देखिए बाइनरी लॉजिक। अब यहां क्या होता है ना कि इफ ए इज देयर बी विल बी देयर, इफ ए इज नॉट देयर बी विल नॉट बी देयर। एक दूसरे के अपोजिट क्या होता है ना, लॉजिक दिया जाता है, बाइनरी लॉजिक, ठीक। अब देखिए यहां क्या होता है, ये तो सीधा वाला बात हो गया। आमतौर पर यहाँ क्या करेगा, शॉर्ट पैसेज, आपको शॉर्ट पैसेज टाइप का ही रहता है, जिसमें क्या होगा कि दो कैरेक्टर होगा, एक मान लीजिए मोहन है और एक सोहन है। कोई मुद्दा है उसको उठाया गया, मोहन ने अपना विचार दिया, सोहन जो है उसके विपरीत जा रहा है। तो बाइनरी लॉजिक आधारित क्या होता है कि आपको पैसेजेज या स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया जाता है और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अगर आप देखिएगा तो बाइनरी लॉजिक आधारित क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो एमबीए में बहुत पहले से पूछा जा रहा है, एसबीआई में एक आध बार पूछा है। अब अगर पूछता है तो कितना नंबर का पूछता है, एमबीए में 3 नंबर का, और इसमें जब भी दिया है तो 5 नंबर का या 3 नंबर का। इसमें भी 5 नंबर अक्सर कम ही देता है, तो यहाँ भी 2-3, यहाँ भी 2-3, इस तरह का चीज़ होता है जो बाइनरी लॉजिक पर आधारित होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग और फिर लॉजिकल सेक्शन, ये सारा चीज़ हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो मास्टर कोर्स हम करवाते हैं उसमें इन सभी चीज़ों को टच करते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चा कहता भी एक बड़ा टाइम लगता है, तो जब इतनी सारी चीज़ें आएंगी सबको कवर करना होगा तो वो टाइम तो कंज्यूम करेगा, चला, ठीक है। और देखिए टाइम कंज्यूम करेगा, हमें अगर कंसिस्टेंसी है तो हम जीवन के किसी भी चीज़ को हासिल कर लेते हैं बच्चा, ये बात ध्यान में रखना। अभी जो एक थॉट, एक नेगेटिव थॉट विद्यार्थियों के मन में प्रिवेल कर रहा है, जैसे वैकेंसी तेज़ी से नहीं आ रहा है, तो बहुत से लोग, बहुत से गार्डियन भी ऐसा कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि इसको सरकारी नौकरी हो जाए। अब देखिए ज्ञान कभी अधूरा नहीं जाता है, बच्चे की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं जाती है। मेरी आपसे ये अपील है कि अगर ठीक है कि उसने अच्छी पढ़ाई कर ली तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो जो है एक अच्छा इंटरनेशनल ट्रेडर बन सकता है, वो कॉरपोरेट बन सकता है, ठीक है। यानी कि जिससे केवल अपना ही परिवार नहीं चलेगा, सैकड़ों आदमी का परिवार उसके हाथ से चल सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान एक अच्छा किसान भी बन सकता है, वो ऑर्गेनिक खेती कर सकता है, साइंटिफिक तरीके से खेती कर सकता है, तो अन्य से ज़्यादा उपजाएगा। तो शिक्षा कभी भी बेजा नहीं जाती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इंग्लिश तो कभी बेजा नहीं जाता है, ठीक है। जीवन का कोई भी क्षेत्र है, अब खास करके जैसे कोई भी बिजनेस करें आप, ठीक है, या फिर किसी अन्य एरियाज़ में आप एंटर करें, पेंटिंग का एरिया है, खेल का एरिया है, बहुत सारा एरिया है जो आपके इंटरेस्ट के लायक है। इंटरनेट है, मोबाइल है, मोबाइल में भी अगर थोड़ा बहुत खुराफात आप करते हैं तो आप रोज़ 500-1000 रुपया कमा सकते हैं। तो निराश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा हर एक विद्यार्थी से, आप सभी जो है कम से कम एक प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर ले लीजिए, अपने अपने हॉबी के अनुसार, जो चीज़ आपको दिली संतुष्टि देती हो, ठीक है। जैसे अगर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है तो वही आप बीएड कर लीजिए, हायर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है तो एमफिल और डॉक्टरेट कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आप नेट क्वालिफाई कीजिए, बहुत अच्छा वेतनमान है, ठीक है। या मान लीजिए कि आपको जुडिशियरी में इंटरेस्ट है तो एलएलबी एलएलएम कर लीजिए, क्लैट का एग्ज़ाम दीजिए। एमबीए में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे एरिया है और भविष्य में एमबीए जो है उसका फ्यूचर अत्यंत ब्राइट है। अब आप देखिए अगर कोई क्लर्क का नौकरी आप कीजिएगा तो मान लीजिए मैक्सिमम कितना आपको देगा, 35,000, 40,000, 45,000। अगर किसी अच्छे कॉलेज से आप एमबीए कर लेते हैं तो आपको सालाना कम से कम 25 लाख का पैकेज देगा मिनिमम।
अगर अच्छे कॉलेज से आप करते हैं तो मैक्सिमम तो आप 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी आपकी एबिलिटी होगी उस पर जाएगा। तो भाई बिल्कुल वाइट कॉलर जॉब होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सिर्फ वर्क करना होगा, ईमानदारी से वर्क करना होगा। तो 2 लाख रुपए महीना तो आप कमा लिए, ठीक है। अब आप अंदाज कीजिए एक पीओ जो है साल भर में खूब कमाएगा, 70,000 के दर से जोड़ लीजिए बढ़ा करके ही, वैसे शुरू में तो कम ही मिलता है, 8 लाख 9 लाख रुपए कमाएगा, ठीक है। और आप साल भर में कितना कमाइएगा, यानी वो जो 3 साल में कमाएगा वो आप 1 साल में कमाइएगा। थोड़ा सा कड़ा एफर्ट लगाने का ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए बच्चों सरकारी नौकरी अगर नहीं आ रही है तो हमारे लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, अपना आँख कान खुला हुआ रखना है और आँख कान खुला हुआ रख के अपना काम करना है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या करना है, जितना भी चेला है सबको अपने अपने फ्रेंड सर्किल में क्या करना है, चला सब्सक्राइब करवाना है और लाइक करवाना है, ठीक। तब जो है और प्रोत्साहित होकर नया नया वीडियो डालेंगे। अब जैसे एक वीडियो इस तरह का भी बहुत जल्द हम लॉन्च कर देंगे जिसमें वर्ड सीरीज, वर्ड पर आधारित सीरीज होगा, ठीक है। रूट वर्ड, प्रीफिक्सेशन, सफिक्सेशन, फ्रेज होगा, वन वर्ड होगा, वो सबके लिए होगा। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो ऐप से पढ़ेंगे उनके लिए भी होगा, और जो ऑनलाइन यूट्यूब में जो सबके सब बच्चे गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, सुदूर क्षेत्र से जुड़ेंगे वो भी पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सीरीज जो है यूट्यूब पर ही चलाएंगे, ठीक है। तो सबको फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। तो अंत में जय हिंद, जय भारत।